हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। आज के जो सवाल है वो हिंदी के सवाल है। पहला प्रश्न आपका भाषा से पूछा जा रहा है कि भाषा क्या है। एक भाषाई व्यवस्था है या फिर प्रणालियों की एक प्रणाली है या फिर एक विकासात्मक व्याकरण प्रणाली है या फिर आपका अक्षरों और ध्वनियों का प्रणाली है। तो क्या है भाषा? आप जानते हो भाषा जो है व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ना कि जो है भाषा भाषाई व्यवस्था है। तो ये आपका गलत हो जाता है। भाषा क्या है? अक्षरों और ध्वनियों का प्रणाली नहीं है। ये जो है भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यानी प्रणालियों की एक प्रणाली है। तो यही आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बाकी जो भाषा है, भाषा के माध्यम से आप अपने विचार को एक दूसरे के सामने रख पाते हैं और एक दूसरे की बात को जो है समझ पाते हैं। तो भाषा क्या है? जैसे मोबाइल बात करने के लिए एक साधन है, उसी तरह से जो है भाषा है वो भी बात करने का एक माध्यम है, साधन है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे हम भी ठीक हो जाएगा। अगला सवाल भी आपका भाषा से ही है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि द्विभाषी बच्चे या फिर दो भाषा जानने वाले बच्चे जो होते हैं, किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह क्या कहलाएगा? वो दक्षता स्तर कहलाएगा या बहुभाषिकता कहलाएगा, संकेत बदलना कहलाएगा या फिर संकेत मिश्रित करना कहलाएगा? तो दक्षता स्तर यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है। आपका बहुभाषिकता जो है तब होता जब एक या दो से अधिक भाषाओं को जानता, बट यहाँ पे जो है एक भाषा के प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे संकेत बदलना आप कह सकते हो। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। आप बहुभाषिकता मत लगाइएगा, ये बिल्कुल इसका आंसर नहीं होगा। बहुभाषिकता यानी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें ये पूछा जा रहा है बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक ही भाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे संकेत बदलना आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला भी सवाल आपका भाषा से ही है। इसमें पूछा जा रहा है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि भाषा प्रयोगशाला या फिर साइन बोर्ड या फिर विज्ञापन या फिर आपका अखबार। तो भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, जाहिर सा बात है। इस कथन किस पे लागू नहीं होता है? अखबार पे होता है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न थोड़ी ना गलत होगा। ऐसे ही आधे से ज़्यादा लोग प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो अखबार में होता है तो ये आंसर नहीं होगा। विज्ञापन में भी होता है, साइन बोर्ड तो ये भाई नेसेसरी है। तो प्रयोगशाला आप नहीं लगाओगे, तो यही आंसर आपका इस प्रश्न का ठीक हो जाएगा। आपसे पूछा ही जा रहा है कौन सा नहीं होगा, तो भाषा प्रयोगशाला नहीं होगा, बाकी ये सब होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका पहले ही ठीक हो जाएगा। ये 4th नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा में आड़ी तिरछी रेखाएं बना करके करते हैं, इस चिन्ह को आप क्या कहोगे? चित्रकारी करना कहोगे या फिर किरम काटे कहोगे या फिर स्वयं की वर्तनी कहोगे या फिर लिखना कहोगे? तो लिखना नहीं होगा, ना ही स्वयं की वर्तनी होगा, ना ही कोई चित्रकारी बच्चा करता है। जैसे कि आप सब जानते हैं स्टार्टिंग में बच्चा कुछ इस तरह से जो है लाइनें खींचता है, तो उसको किरम काटे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। का ये 5 नंबर सवाल ये कह रहा है कि यह किसने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक बच्चे में भाषा अधिग्रहण डिवाइस या यूँ बोले एलईडी होती है? यह किसने कहा है? वाइगोस्की ने कहा है, चोमस्की ने कहा है, पियाजे ने कहा है या फिर इसमें से कोई नहीं? तो यह बात जो है चोमस्की का है, तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अध्यापक को कक्षा में सदैव कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? मानक भाषा, कोई भी भाषा या फिर मातृभाषा या उपभाषा? तो कोई भी भाषा कैसे यूज कर सकते हो भाई? मानक भाषा भी नहीं, आप मातृभाषा यूज कर सकते हो। जिस क्षेत्र से बच्चा बिलोंग करता है उसके घर की भाषा जो बोली जाती है उसको आप यूज कर सकते हैं। किसी भी भाषा, मान लीजिए कोई भी बच्चा जो है हिंदी भाषी क्षेत्र से है, वहाँ पे आप अंग्रेजी यूज करोगे तो वो बच्चे के लिए उपयोगी नहीं होगा ना। तो इसलिए आप बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय पर बोलना या फिर लिखना भाषा के किस पक्ष को दर्शाता है या उजागर करता है? ग्रहण पक्ष को, लिखित पक्ष को या फिर व्याकरण के पक्ष को या फिर अभिव्यक्ति के पक्ष को? तो आप जानते हो भाषा के दो रूप हैं, एक आपका जो है
मौखिक एक लिखित एक संकेत भी माना जाता है, बट ज़्यादा प्रायोरिटी जो दी जाती है मौखिक भाषा को दी जाती है, लिखित भाषा को दी जाती है। प्रश्न का आंसर आपका ग्रहण पक्ष नहीं होगा, ना ही लिखित पक्ष होगा, ना ही व्याकरण के पक्ष होगा, बल्कि आपका आंसर जो है वो डी ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? जब भी आप कोई भी चीज़ अव्यक्त करते हो, या तो बोल करके करते हो या फिर लिख करके करते हो, बहुत ही कम समय में आपका 5-10 सवाल अगर डेली करते गए तो आसानी से आपका एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। यहाँ पे आज मैंने व्याख्या नहीं ली है, अगली क्लास में कोशिश करूँगी व्याख्या भी होगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में डाट डाट और माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। यानी जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनमें लेखन कौशल का विकास आप किस तरह से कर सकते हो? वर्तनी ज्ञान वाक्य लेखन के द्वारा, लेखांकन और लेखन के द्वारा, या फिर रेखांकन और चित्रांकन के द्वारा, या फिर लिपि ज्ञान वर्तनी। प्राथमिक स्तर पर क्या है, लिपि का ज्ञान और वर्तनी पे, है ना। तो यहाँ पे आपका रेखांकन और चित्रांकन ठीक हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका रेखांकन होगा और यहाँ पे आपका चित्रांकन होगा। तो 9वां सवाल यहाँ पे नहीं है, एक सवाल आपका छूट चुका है, सॉरी। तो यहाँ पे आपका 10वां सवाल ये बोल रहा है, हमारे देश की जो डाट डाट विविधता हमारा एक भाषाई है, वो क्या है? भाषायिक है, संबल है, या फिर भौगोलिक विस्तार है, या फिर आपका भाषिक है, हथियार है, या फिर आपका साहित्यिक है, चुनौती है। तो चुनौती नहीं है, ना ही हथियार है, ना ही आप विस्तार लगा सकते हो। जो हमारे देश की भाषिक विविधता है, हमारा एक भाषाई संबल है, तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाए। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कविता में आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता? ध्यान से पढ़िएगा भाई, सबसे ज़्यादा लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़ते नहीं है। सत्य पूछा है, नहीं पूछा है, सही पूछा है, क्या पूछा है? तो इस प्रश्न में आपसे नहीं पूछा है कि कविता में एक आकलन तत्व के का जो है समर्थन कौन सा ऑप्शन नहीं करेगा। शब्द भंडार होगा, काव्यात्मक उपकरण होगा, कविता की अंतर वस्तु होगा, या फिर व्याकरण होगा। तो यहाँ पे कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन शब्द भंडार का भी होता है, आपके काव्यात्मक उपकरण का भी होता है, कविता की अंतर वस्तु का भी होता है, व्याकरण का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो यही आंसर यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा। आसान प्रश्न है ना भाई, थोड़ा सा मैंने जो है व्याख्या भी लिया है, इसको आप लोग देख लीजिए। व्याकरण का कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं होता है, बल्कि आपका जो शब्द भंडार है, काव्यात्मक उपकरण है, कविता की अंतर वस्तु है, इसका समर्थन किया जाता है। व्याकरण का नहीं किया जाता, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ क्रियात्मकता प्रैग्मेटिक्स का क्या मतलब है? यहाँ पे भाषा की सामाजिक नियम, या फिर विद्यालय भाषा की नीति, या फिर विद्यालय की अनुदेशन भाषा, या फिर शैक्षणिक भाषा। ये पूरा परिभाषा ही दे दिया है, तो यहाँ पे आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपको फिर से मिल सकता है, ये परिभाषा ही पूरा दे दिया है इसमें। अर्थ क्रियात्मकता का जो है, अर्थ क्रियात्मकता जो होती है वो भाषा के सामाजिक नियम की ओर संकेत करती है। तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। एक शिक्षक डाट डाट के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारण को जानने के लिए परीक्षण तैयार करता है। निदानात्मक परीक्षण होगा, उपलब्धि परीक्षण होगा, निपुणता परीक्षण होगा, या फिर अभिक्षमता परीक्षण होगा। तो निपुणता उपलब्धि नहीं, बल्कि आपका निदानात्मक, यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा। थोड़ा सा हमने व्याख्या भी लिया है ताकि ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आए। यानी निदानात्मक परीक्षण में पहले समस्याओं की पहचान की जाती है एंड फिर उसका उपचार किया जाता है। इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों के बजाय अर्थ एवं भाषा को उनकी पूर्णता में देखना शामिल है। निगमनात्मक उपागम होगा, एकीकृत उपागम होगा, या फिर ऊर्ध्वगामी उपागम होगा, या फिर अधोगामी उपागम होगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 4th सही हो जाएगा। इसमें कहा यह जा रहा है कि व्याकरणिक संरचना के एकल शब्द के बजाय आपका जो है अर्थ एवं भाषा की पूर्णता को शामिल किया जा रहा था, इसलिए आपका यहाँ पे अधोगामी सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली जो पद्धति है उसे क्या कहेंगे? संरचनात्मक उपागम कहेंगे, स्थितपरक भाषा शिक्षण पद्धति कहेंगे, या श्रव्य भाषिक पद्धति कहेंगे, द्विभाषी पद्धति कहेंगे। द्विभाषी पद्धति और श्रव्य भाषिक पद्धति का बिल्कुल बात नहीं हो रहा है, ना ही आपका संरचनात्मक उपागम की बात हो रही है। तो यही आपका आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे दूसरा ठीक हो जाएगा। एक शिक्षिका कक्षा 4 की शिक्षार्थी से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उनका परीक्षण करने के लिए कहती है, साथ ही आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थी के आधारभूत मदद भी करती है, हेल्प भी करती है। वह किस तरह से अभ्यास करा रही है? विस्तृत पठन होगा,
पहेली पठन होगा, सहयोगी पठन होगा, या फिर आपका गहन पठन होगा। पठान नहीं होगा भाई, पठन होगा, ये गलती से हो गया। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर होगा? यहाँ पे गहराई से पढ़ने की बात कर रही है, साथ ही साथ आपका समझ के साथ पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो गहन पठन ठीक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ना ही विस्तृत पठन होगा, ना ही पहेली पठन, ना ही सहयोगी पठन। तो एक से अधिक भाषा का ज्ञान आपका क्या कहलाएगा? नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है? नहीं भाई। नवीन भाषा सीखने में मदद करता है? हाँ, मदद करता है। भाषा कक्षा में शिक्षक के जो है ऊपर बोझ बन जाता है? बिल्कुल नहीं बोझ बनता है। नवी कक्षा यानी नवीन कक्षा होगा यहाँ पे, सॉरी, नवीन कक्षा होगा। नवीन कक्षा में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है? समनुरूप नहीं करता है भाई, मदद करता है। तो यही आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लिखने में इसको, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो है वो आपका बी ठीक हो जाएगा, यानी एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना नवीन भाषा सीखने सिखाने में मदद करता है, सहायता करता है। इसलिए ये दिया है ना, हस्तक्षेप कर रहा है, ये बोझ बन रहा है, यहाँ पे दे रहा है समरूप कर रहा है।